जय माता की। बहुत सारे सम्मेलनों में आपने मुझे सुना होगा, थोड़ा सा अलग बोलता हूं। उसका कारण यह है कि शायद परमात्मा ने थोड़ा सा अलग विज्ञान मेरी झोली में डाला है, और ये जो विज्ञान मेरी झोली में परमात्मा ने डाला है उसका कारण एक है कि मैंने इस विज्ञान को जिया है, मैंने इसे समझा है, मैंने मन से फील किया है, और ये भी समझा है कि इस विज्ञान के अंदर जितने करैक्टर बैठे हुए हैं जो इसको चलाते हैं, यानी कि हमारे ग्रह नक्षत्र राशियां, मैंने उनको एक अलग शख्सियत समझा। मैंने उनको ग्रह नक्षत्र राशि नहीं समझा, मैंने उनको एक अलग शख्सियत समझ के, यानी कि एक इंडिविजुअल बॉडी समझ के, मैंने जब उनके ऊपर रिसर्च करी, उनको जाना, उनकी कोशिश करी, तो पता चला कि ये एक एक जो इंडिविजुअल बॉडी है, ये एक एक शख्सियत है, ये सारे अपने अंदर कई कई स्वभाव लेकर के बैठे हुए हैं, जैसे हम इंसानों में होता है। हम इंसानों में भी हम दिखाने के लिए कुछ और हैं, करने के लिए कुछ और है, और कई बार ये तो आम में होता है, लेकिन कई ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनके 4-4, 5-5 चरित्र भी होते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जब हम पैदा होते हैं, आकाश मंडल के अंदर जो जो ग्रह आगे होते हैं, उन सब की जो किरणें धरती पर पड़ती हैं, उनकी जो ताकत धरती पे आई होती है, वो हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। और वो पूरा ब्रह्मांड, जो ग्रह आगे थे वो और प्लस जो ग्रह पीछे थे, ये सारे का सारा ब्रह्मांड हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है। इसीलिए लाल किताब के अंदर एक हिस्सा आता है जिसको कहा जाता है दिमागी खाने, यानी कि दिमाग के भी अलग अलग खाने हैं, और वहां पर कौन सा ग्रह विराजमान है, ये हमेशा के लिए कोई एक ग्रह नहीं विराजमान होता। हर जगह पर कोई भी ग्रह बदल सकता है। अगर हमेशा के लिए एक ही ग्रह एक ही स्थान पर विराजमान होना होता तो हर इंसान एक जैसा होता, लेकिन ये तो पल पल दुनिया बदल रही है। हर एक पल के बाद क्या जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, अगर 1 मिनट के फर्क पे, 30 सेकंड के फर्क पे भी पैदा हो जाए तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इस अंतर को भी मैं ढूंढ चुका हूं, और मैंने पिछले 1-2 सम्मेलनों में साबित किया, स्क्रीन के ऊपर लगा के भी, कि ये देखिए जुड़वा बच्चों के अंदर कितना बड़ा अंतर है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा समझाऊं, बताऊं, ताकि आप भी अपने विज्ञान में से उसी तरह के मोती निकाल पाएं, उसी तरह की खोजें कर पाएं, और एक दिन ये जो मैंने माता रानी भोलेनाथ की कृपा से विज्ञान को निकाल के आप सबके लिए निकाला, दुनिया के लिए निकाला, उनको मैं जो देने जा रहा हूं, उसके अंदर आप आकर के दुनिया की और मदद करें, और अपने निकाले हुए मोतियों को जोड़ के हम ऐसा कर सके कि अपने विज्ञान की उत्पत्ति को रोज बढ़ा बढ़ा करके दुनिया को सुखी करे। मैं ये आशा करता हूं आप सबकी तरफ से। जब भी कभी कोई बात होती है कि किसी भी बच्चे को क्या बनाना है, किसी भी बच्चे को क्या बनाना है, क्योंकि पैदा होते ही बच्चे के माँ बाप के सपने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर बाप कहता है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बाप कहता है मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, फौजी बाप कहता है मैं इसे फौजी बनाऊंगा। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि जिस वक्त बाप पैदा हुआ था वो ग्रह नक्षत्र बच्चा नहीं लेके पैदा हुआ। उस वक्त के ग्रह नक्षत्र ने उसे जो बना दिया, जरूरी नहीं बच्चा वही बन पाए। हमें वहां पर एक चीज का पहले निर्धारण करना पड़ेगा, और जो पैदा होते ही करना होता है। सबसे पहला निर्धारण होता है कि जन्म कुंडली के अंदर बुध कैसा है, क्योंकि बिना बुध के ना इंसान की नसें, ना इंसान का दिमाग,
ना इंसान की विद्या, ना यादाश्त कुछ भी काम की नहीं होती अगर बुध कहीं खराब हो। और बुध के दायरे में ही बाकी के सारे ग्रह चलते हैं, चाहे छाया ग्रह चाहे जन्म ग्रह, सारे के सारे बुध के दायरे में चलते हैं। और अगर कहीं बुध खराब हो गया किसी भी वजह से, समझे, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? बुध खराब, अगर ग्रह खराब हो गया, बच्चे के अंदर सोचने समझने की शक्ति को झटका लगता है। दिखने में नॉर्मल होता है, याददाश्त कमजोर होती है, और माँ बाप, टीचर, भाई बहन, अपने बड़े, उनके समझाने पे बहुत जल्दी चिढ़ जाता है और हालात से भागने की कोशिश करता है। और सारे समाज के अंदर, अपने गुरुजनों में, अपने बड़े पेरेंट्स में, सब में गलतियां निकालता है कि आप तंग करते हो मुझे। कारण क्या? उस वक्त परमात्मा ने ये लिख दिया कि ये इंसान अपनी जिंदगी में ढंग से कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास दिए हुए ज्ञान को रखने की ताकत ही नहीं है, उसके साथ ऐसा ही होना है, उसके साथ ऐसा ही होना है। तो इसीलिए ये बुध का निर्धारण अगर नहीं किया तो समझ लीजिए आप चोट खा जाएंगे। और बुध का निर्धारण कैसे होता है? अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध शुक्र से आगे के घरों में हो, बुध शुक्र से आगे के घरों में हो, और राहु अपने खराब घरों में बैठा हुआ हो, जैसे पहला, पांचवां, आठवां, 12वां, 9वां, इस तरह के घरों में बैठा हुआ हो, तो ये बुध कभी भी शुभ फल नहीं देता। ऐसे में उस बच्चे के अंदर सहन शक्ति की कमी बन जाती है। दूसरा, बुध अगर कहीं चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो, और लेकिन खराब चंद्रमा के साथ, अब आप कहेंगे ये खराब चंद्रमा क्या है? तो खराब चंद्रमा की स्थिति पहले सुन लीजिए। अगर बृहस्पति पहले घरों में, यानी कि 1 से 6 घरों में हो, और केतु 7 से 12 घरों के अंदर हो, तो चंद्रमा खराब होता है। ऐसे में बुध अगर चंद्रमा की राशि के अंदर बैठ गया या बुध के साथ ही बैठ गया, तो ऐसा इंसान मानसिकता का कमजोर, गुस्से वाला, और ऐसे हालात तक का भी हो सकता है कि वो खुद सुसाइड कर ले या किसी का खून तक भी कर दे, उसमें गुस्से की मात्रा इतनी ज्यादा होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इस बुध पे भरोसा करके उस बच्चे को चलाना सबसे माँ बाप के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि सहनशील बच्चे को आप जितना मर्जी मार लो, पेरेंट्स मार ले, टीचर मार ले, उसको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। वो उनकी कदर करता है, हालात को समझता है, फिर अपने रास्ते पे चल देता है। ऐसे बच्चे दिल पे लगा करके हालात को खराब करते हैं, अपने आप को खराब कर लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले बुध, दूसरा चंद्रमा, ठीक है। अगर ये दो ठीक हैं, अगर ये दो ठीक हैं, तो समझ लीजिए बाद में बृहस्पति भी खराब हो, शुक्र भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा अपनी दुनियादारी बहुत अच्छी चला सकता है, कुछ भी बन सकता है। बस संबंध क्या देखना है, उसकी जन्म कुंडली के 10वें घर के साथ में कौन से ग्रह का संबंध बन रहा है, बच्चा उस प्रोफेशन में जा सकता है। तो ये एक बड़ा छोटा सा लॉजिक बताया, लेकिन आप इतने बड़े विज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे ज्योतिष बोलते हैं, तो इतने कम में बात कैसे खत्म हो सकती है? इतने कम में बात कैसे खत्म हो सकती है? यहां पर हमारी जो पहली पद्धतियां रही हैं, पराशर भी कहते हैं, लाल किताब भी है, केपी भी है, सब कुछ है। इसके अंदर हम यही चीज देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, या कौन सा ग्रह किस घर के साथ संबंध रखता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इतना ही बड़ा सच है, तो हम आधी से ज्यादा दुनिया को मनाने के अंदर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंस है?
तो हम आधी से ज्यादा दुनिया को मनाने में क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? उसका कारण है कि ज्योतिष झूठ नहीं है। ज्योतिष को समझाने वाले गुरुओं में कमी आ गई। कहने का मतलब गुरु कम हो गए, और जो आधे अधूरे सीख करके आगे समझा रहे हैं उनकी भीड़ ज्यादा हो गई। तो अब ज्योतिषी तो हैं, लेकिन ज्योतिष में थोड़ी कमी रह गई। ज्योतिष में थोड़ी कमी रह गई। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि ग्रह, नक्षत्र, डिग्री, इनका बल ये निकालना आज की डेट में सबके लिए संभव है। सब निकाल रहे हैं, सब अपने शिष्यों को बता रहे हैं, शिष्य भी प्रांगत हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी चूक हो रही है, और उस चूक का नाम है लगन स्पष्ट करना, ग्रह स्पष्ट करना, सही मायने में कौन सा ग्रह कहां का फल दे रहा है इसके ऊपर कोई ख्याल नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत बार हमारा फल कथन सच होता है, बहुत बार झूठ होता है। और एक सक्सेस के बाद हम जोश के अंदर 10 कुंडलियां देख देते हैं और 8 जानों से बुराई कमा लेते हैं कि हमारी तो पूरी बात सच हुई नहीं। इसका खामियाजा किसको भोगना पड़ेगा? हम ही लोगों को, और वो भोग रहे हैं। अगर मैंने अपने पिछले इतने सालों के शोध के अंदर जो देखा, मैं आपको वो देना चाहता हूं। और वो देने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक शब्द बोलना है। लेकिन अगर आपने अपना लिया तो आज से ही आपका जीडी विशेष बनने की राह तैयार हो जाएगी, और अगले 1 साल में बन भी जाओगे। नहीं तो कोई बात नहीं, जिस दिन अपनाओगे उसके बाद का 1 साल आपके लिए तैयार है। और वो क्या है? लगन कुंडली भूल के भी मत देखिए। जो इंसान धरती पे पैदा हो चुका है उसकी आप लगन कुंडली नहीं देखेंगे। आप उसकी चलित कुंडली देख लीजिए, आप उसकी कस्ब कुंडली देख लीजिए, आपको फलों के अंदर सटीकता वहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। यह भी ख्याल मेरे मन में कैसे आया था? लाल किताब के अंदर साफ तौर पे लिखा गया था कि अगर आपको जहां ग्रह बैठा हुआ है उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उस ग्रह की एक घर की आगे की, एक घर पीछे की प्रेडिक्शन करके देखिए, और वहां से जब आदमी सामने वाला क्लाइंट बोलेगा कि हां मेरे साथ यही है, उस ग्रह को आप उसी घर में जाने। ठीक है? तो यहां पर खेल क्या होता है? वही 5 डिग्री का खेल, 3-5 डिग्री का खेल, कि जब हम ग्रह को कहीं पीछे रख देते हैं, कहीं आगे ले जाते हैं, तो बस वो 3-5 डिग्री को जब आपने पकड़ना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से संपूर्णता की तरफ बढ़ने के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे, उसी दिन से। तो एक बार आप मेरा कहना मान के देखिएगा, और अपने बच्चों की जन्म कुंडलियां देखते हुए आप जिस संशय में रहे हैं, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके वो संशय दूर होंगे, और आप अपने बच्चों के सही मायने में जो भविष्य से संबंधित जवाब निकालना चाहते हैं, आपको वो जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मेरे को आप सबको देना था कि जो मैंने पाया है वो मैं आप सबको आराम से दे दूं, ताकि ये मेरा परिवार खूब अच्छे इस विज्ञान को पा करके दुनिया का कल्याण करे और खुद भी वाहवाही पाए। अब हमारे डीपी भाई की फरमाइश, इन्होंने कहा था कि शनि, बृहस्पति और चंद्रमा में से किसी भी चीज के बारे में एक खुलासा जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। एक तो 2.5 साल का घोड़ा चंद्रमा, सबसे खतरनाक तो यही है। और धन का देवता, मैं इसको यही कहूंगा
वो है बृहस्पति, और जो सुखों का देवता वो है शनि, और धन, स्थिर धन का देवता बृहस्पति, और चलायमान धन का देवता चंद्रमा। यानी कि पैसा आने के रास्ते चंद्रमा से निर्धारित होते हैं, और पैसा स्थिर रखने के हालात निर्धारित होते हैं बृहस्पति से। और उस पैसे को भोग पाना अपने ऐशो आराम पे, अपने पूजा पाठ, अपनी मन चाही इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो जिम्मेवार होता है वो होता है शनि। तो आपने बहुत दुनिया देखी होगी कि उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन कंजूस बहुत है। वो तो खुद नहीं भोगते, ना अपनों को भोगने देते हैं, क्योंकि पैसा जरा सा हिल जाए उनकी जान निकल जाती है। आपको पता है ये योग कौन सा होता है? अभी भी आप अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हो। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ हो, शुभ हो, लेकिन बृहस्पति अशुभ हो जाए, तो ऐसा इंसान मन से कंजूस प्रवृत्ति का होता है। और अगर इंसान का बृहस्पति बहुत शुभ हो, धन दे रहा हो, और शनि खराब अवस्था के अंदर हो, तो इंसान की विडंबना देखिए। वो परमात्मा के नाम पे भी उतना ही खर्च करता है और अपनी अय्याशी के नाम पे भी उतना ही खर्च करता है। तो यानी कि एक इंसान के सही व्यक्तित्व का पता करना कि ये आध्यात्मिक ज्यादा है या तामसिक ज्यादा है, पता ही नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये सारा खेल शनि और बृहस्पति का है। क्योंकि बृहस्पति के अच्छे हालात ने उसे सामाजिकता में बहुत ऊपर की इज्जत दी है, साथ में धन दिया है, लेकिन खराब शनि ने उसको तामसिकता भी दी है। लेकिन इस सारे चक्र को हम पीछे से यानी कि शुरुआत से शुरू करते हैं, ताकि आज आप जितना विज्ञान लेकर के जाएं, आप अपने आप को तृप्त पाएं। तो इसके लिए क्या करते हैं? अब सबको आपको अपनी अपनी कुंडली याद होगी। जिस भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति 1 से 6 घरों में हो और केतु 7 से 12 घरों के अंदर हो, तो अब होगा क्या? ऐसे बच्चे का जीवन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेगा, उसकी मां को तकलीफें होंगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, उसके पिता की तरफ से तकलीफ मिले या बच्चे के दादा के परिवार की तरफ से तकलीफें मिले, उसकी मां को तकलीफें जरूर मिलेंगी। और इसके साथ में जो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो पीछे परिवार के पास से आने वाला जो भी रुपया पैसा है, उसके अंदर कमी, बंटवारा, तकलीफ जरूर पैदा होगी। और ये तक हालात होंगे कि या तो मिले नहीं या तो उसमें प्रॉब्लम लगातार चलती रहे। तीसरा, जब इस तरह के हालात होते हैं, बृहस्पति पहले घरों में, केतु बाद के घरों में, तो बच्चे के पैदा होते ही मां के नसीब में लिखा जाता है कि तू सुख नहीं पाएगी। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर ये चंद्रमा तो खराब हो ही गया, अगर कहीं बच्चे की कुंडली के अंदर बुध भी खराब होना, तो वो माएं जो दुनियादारी के अंदर कंप्रोमाइज करके बाप के निकम्मे होने के बाद दूसरों के साथ मिलकर के उनका सहारा लेकर के बच्चों को पालने के लिए मजबूर हो जाती हैं, ये वाले हालात पैदा होते हैं। यानी मां का जीवन देखो कैसा बन गया, नर्क जैसा। यह वहीं से निर्धारित होना शुरू हो जाता है। और उस हालात को देखते हुए जब बच्चा आगे बढ़ता है, वो अपने ही मन के अंदर ऐसी ऐसी व्यथाओं को, ऐसी ऐसी सोच को सोचता हुआ बड़ा होता है
कि छोटेपन से प्रैक्टिकल हालात देखते हुए उसका अंदर ही अंदर लेसन चल रहा होता है, अंदर ही अंदर एक पढ़ाई चल रही होती है। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर कहीं इंसान का, उस बच्चे का बृहस्पति अगर थोड़ी सी भी शुभ स्थान के ऊपर बैठा है ना, थोड़ा सा भी, चलो मैं ये एक बात कहता हूं कि अब डिसाइड तो ये हो ही गया कि 1 से 6 घर के अंदर बृहस्पति है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं। बृहस्पति 1 से 6 घर के अंदर है, 7 से 12 के अंदर शनि बैठ जाए, 7 से 12 के अंदर शनि बैठ जाए, तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि बच्चे का जीवन जो शुरुआती है वो अभाव में बीतेगा, बहुत गुजारा करने वाले हालातों में से निकल करके गुजरेगा, लेकिन बच्चे की मानसिकता इतनी जबरदस्त डेवलप करेगी कि वो अपनी जवानी के अंदर तिगड़मबाजी करता हुआ, थोड़े से उल्टे सीधे काम करता हुआ, कहीं अध्यात्म में जाता हुआ, कहीं थोड़ी विलासिता में जाता हुआ, ऐसी एक अवस्था को प्राप्त कर लेगा कि वो अपने परिवार को बहुत अमीरी की हालात की तरफ लेकर के जाएगा, बहुत ही अमीरी के हालात की तरफ, जिसके अंदर किसी भी चीज का अभाव ना हो, घर में रुपए पैसे, गाड़ियों का, मकानों का कोई अभाव ना हो, लेकिन वो उसकी 34 साल के बाद की अवस्था होगी, पहले की नहीं। तो यानी अब आप एक सूत्र अभी सीख गए, 2, एक तो चंद्रमा का खराब होना, दूसरा आप सीख गए कि बृहस्पति अगर 1 से 6 घरों में हो और शनि 7 से 12 घरों में हो तो आदमी अमीर बनता है, और जरूर बनता है। ठीक है। तीसरा, शनि। शनि हो सकता है तुला राशि में बैठ के आपको सबसे बड़े दुख दे, और शनि हो सकता है मेष राशि में बैठ करके आपको सुखों से मालोमाल कर दे। अब मैं वैदिक की बात नहीं कर रहा, उसके आप विद्वान हैं, जब आप बोलेंगे तो मैं आपको बड़े ध्यान से सुनूंगा। लाल किताब के अनुसार शनि अगर 7वें घर के अंदर, तुला के अंदर भी बैठ गया ना, और उसी वक्त सूर्य, मंगल, चंद्र 3, 5, 9 में आ गए, किसी भी तरह से इनमें से एक आ गया, 2 आ गए, या तीनों ही आ गए, इंसान के पिता की ऐसी बुद्धि खराब होगी, ऐसी जड़ कटेगी कि वो किसी काम का नहीं रहता, उसका काम धंधा खराब, रुपया पैसा खराब, परिवार को पूरा सुख नहीं दे पाता, और सारी ये चीजें करता हुआ वो डूबता हुआ आगे चलता है, और आगे बच्चे की भी मानसिकता काम नहीं करती। इसी प्रकार से बुध अगर 9वें घर में बैठा है, 1, 3, 6, 7, 9, 11 में चंद्र केतु बृहस्पति अगर नहीं हुए, पूरे का पूरा परिवार पागल, आपस में लड़ लड़ के पागल हो जाते, बाहर वालों को सिर्फ अच्छे और सात्विक बन के दिखाते हैं। मंगल 4थे घर में, बुध 12वें घर में, आप कह सकते हो कि ऐसा इंसान पागल ही होगा, परिवार को नहीं चलने देगा। मैंने ये बातें क्यों कही, मुझे पता है समय का अभाव है, बहुत सारे विद्वान हैं, मैं यहां क्लोज करने वाला हूं। ये मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं कि सिर्फ हमने ग्रह यहां बैठा है, इसके अनुसार डिसीजन देना बहुत बड़ा पाप है। ग्रह इतना उच्च है, इतनी डिग्री पे है, इसके ऊपर डिसीजन देना बहुत बड़ा पाप है। अगर आप इन योगों की महिमा को समझ जाओगे और इन योगों का फल कथन करोगे, आपका जो भी क्लाइंट है या आप जिसके लिए भी फल कथन करने वाले हैं, वो आपसे असंतुष्ट नहीं जाएगा, आप उसे पूरा भर के बेचेंगे। लेकिन यहां फिर वापस एक मिनट के लिए कि अगर आपने लगन कुंडली से ये योग बनाने की कोशिश करी, तो मेरे पास तो बड़े बड़े विद्वान आके ये एडमिट कर चुके हैं कि ये योग कुछ नहीं होते, ये विषोत्तरी दशा कुछ नहीं होती, मांगली तो होता ही नहीं। ये बड़े बड़े विद्वान आके बैठ के बात कर चुके हैं, तो उनकी तरह आपको बात करनी पड़ेगी। बस इसको पहले कस्ब या चलित के हिसाब से कुंडली बनाइए,
योगों को जोड़ के देखिए, हमारे विद्वानों ने जो मेहनत कर करके आपको दी है ना, वो आपको हर सूत्र में सत्य साबित होगी। अकेले ग्रह की प्रेडिक्शन मत करना, योग की प्रेडिक्शन करना। हर हालत में आपको दुनिया विद्वान मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। बस यही कहना चाहिए। तो इतना करना था। मैंने जो रास्ता आपको बताया है, जितना मैं जानता था, और मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य के अंदर कोई और विद्वान आकर के मुझे भी रास्ता दिखाए, ताकि मैं इससे और आगे जा पाऊँ। जय माता।